ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड जेनी से, जहाँ पर वो लैब में होती है। एंड यहाँ पर वो लैब के अंदर एक टेस्ट ट्यूब था, उसके अंदर जा रही थी। एंड अंदर जाते समय यहाँ पर वो 3 दिन पहले की बात बता रही होती है कि 3 दिन पहले यहाँ पर उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, और वो एक्सीडेंट ऑलरेडी किसी ने प्री प्लान करके रखा हुआ था। उस एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है 2 मंथ से, और उसने अपनी बेबी को खो दिया। बस इतना ही नहीं, उस एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर उसे सच्चाई पता चली कि आखिर उसका इस लाइफ में कौन है और कौन अपना नहीं है। जिसके बाद में हमें उस एक्सीडेंट वाला दिन पे ले जाया जाता है। यहाँ पर उसकी कार से टकरार हो जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो हॉस्पिटल में थी। एंड धीरे धीरे कर कर यहाँ पर उसे होश आने लग जाता है। एंड यहाँ पर उसे चीज़ें याद आने लग जाती है कि उसे यहाँ पर उसके हस्बैंड हान ने लाया हुआ था एक्सीडेंट के बाद में। तो यहाँ पर वो डोर की तरफ चली जाती है, जहाँ पर वो हान की आवाज़ को सुन रही थी, और तो डॉक्टर भी वहाँ पर मौजूद थे। डॉक्टर यहाँ पर हान को बता रहे होते कि तुम सचमुच यहाँ पर उसके यूट्रस को रिमूव करना चाहते हो। एंड यहाँ पर हान उसके डिसीजन को लेकर एकदम श्योर था। डॉक्टर यहाँ पर उसे समझा रहे होते, लेकिन तुम्हारी वाइफ यहाँ पर 2 मंथ से प्रेग्नेंट है, तुम सचमुच उस बच्चे को नहीं चाहते हो। और ये बात सुनते यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। हान को लग रहा था कि शायद से जेनी सब कुछ सुन पा रही है, इस वजह से यहाँ पर वो पीछे मुड़कर देखता है। बट यहाँ पर जेनी तुरंत ही चुप सी जाती है। एंड यहाँ पर हान उस डॉक्टर से कहने लग जाता है कि ध्यान रखना उस पेशेंट को, यानी कि मेरी वाइफ को इस बारे में कुछ भी ना पता चले। डॉक्टर यहाँ पर फैमिली फ्रेंडली होता है, तो उसे समझा रहा होता है कि वो तुम्हारी वाइफ है, तुम इस चीज़ को लेकर ज़रूर रिग्रेट करोगे। हान कहता है कि वो मेरी वाइफ है या फिर नहीं, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ तो वो सिर्फ जीहू हो सकती है, एंड मैं जीहू को ही लव करता हूँ। ये सारी बातें यहाँ पर जेनी सुन लेती है। एंड उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि जीहू कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की सिस्टर ही होती है। जिसके बाद में यहाँ पर डॉक्टर हान को समझा रहे होते कि लगता है तुम्हें पता नहीं है प्रेगनेंसी के टाइम पर यहाँ पर वुमन किन किन चीज़ों से गुजरती है, तो फिर यहाँ पर तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, ना कि बल्कि उसके अगेंस्ट जाना चाहिए। हान यहाँ पर उसे साफ साफ कह देता कि वो प्रेग्नेंट गलती से हो गई थी। उस दिन मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, जिस वजह से हमने नाइट स्पेंड की थी। अगर मैं अपने कॉन्सिक्वेंसेस में होता और मैं बिल्कुल कॉन्शियस होता तो मैं ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करता। यहाँ पर डॉक्टर उसे कह रहा होता है कि व्हाट इफ़ यहाँ पर फ्यूचर में जाके उसे सारी बातें पता चल गए, तो फिर यहाँ पर वो तुम्हें बहुत हेट करेगी। हान बोलता है कि ये तो मेरे लिए अच्छा है, मैं बाद में फिर फाइनली उसकी बहन जीहू के साथ में रह पाऊँगा। मैं कब से यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को दबा कर बैठा हुआ हूँ। तो इसके बाद डॉक्टर समझ जाते कि हान को समझाने का कुछ मतलब नहीं है, तो फिर वहाँ से वो उसे गुड लक बोल के जाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर जेनी सारी बातें सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें अपने खुद के हस्बैंड से एक्सपेक्टेड नहीं थी, साथ साथ अपनी सिस्टर जीहू की तरफ से भी, जहाँ पर वो बेचारी बहुत रो रही होती है। लेकिन हान को अबॉर्शन करने का कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। इतने में यहाँ पर हान को जीहू का कॉल आने लग जाता है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि मुझे न जाने क्यों वॉमिट हो रहा है एंड मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तो फिर वो उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी के अभी वहाँ पर आता हूँ। जीहू कहती है कि लेकिन मेरी सिस्टर वो तो हॉस्पिटल में है और वो कोमा से लगता है बाहर नहीं आई है। तो फिर यहाँ पर हान उसे कहने लग जाता है कि जाने दो, ऐसे भी यहाँ पर डॉक्टर्स हैं जो उसका ख्याल रख सकते हैं। एंड वो दौड़ता हुआ जीहू के पास चला जाता है। दूसरा यहाँ पर जेनी मन में सोच रही होती है, अगर मैं सचमुच यहाँ पर एक दिन मर जाऊँ तब जाकर क्या ये मेरी वैल्यू करेगा। फिर बाद में यहाँ पर वो होती है डॉक्टर के पास में, एंड यहाँ पर वो डॉक्टर से पूछ रही थी कि आखिर उसके पास जीने के लिए कितने दिन बचे हुए हैं। एंड डॉक्टर यहाँ पर उसे बताते हैं कि आपके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ये सुनकर यहाँ से वो जाने लग जाती है। एंड हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर वो बहुत बीमार रहा करती थी। तब यहाँ पर उसने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया था, तब उसे पता चल गया था कि उसे ट्यूमर हो गया है। एंड ये ट्यूमर यहाँ पर उसकी बॉडी में फैलता जा रहा है, जिसका कोई इलाज तो फिलहाल बिल्कुल नहीं है। दोस्तों हम यहाँ पर हान को देखते हैं जो कि जीहू के साथ में था। एंड यहाँ पर वो जीहू को रियश्योर कर रहा था कि टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं तुम्हारी बहन का अबॉर्शन करा रहा हूँ, तो वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती है। एंड रही बात तुम्हारे बच्चे की, तो मैं यहाँ पर उसे अपने बच्चे समझ कर ही पालूंगा पोसूंगा, और सेम काम यहाँ पर जेनी भी करेगी। इतनी में यहाँ पर जीहू सामने से जेनी को देख लेती है, जहाँ पर हान उसे कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है। जेनी यहाँ पर गुस्से में उसे कन्फ्रंट करने लग जाती है एंड कहती है कि तुमने यहाँ पर डॉक्टर से मेरा अबॉर्शन करवाने के लिए कह दिया, आखिर तुम इतने ज़्यादा क्रूअल पर्सन कैसे हो सकते हो। जिसकी बात को सुनकर यहाँ पर वह हैरान हो जाता है कि आखिर जेनी को ये सारी बातें कैसे पता चली। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जेनी वापस घर आ गई होती है। एंड जैसे यहाँ पर दरवाज़ा खुलता है तो लड़कियाँ उसका बड़ी खुशी से स्वागत करती है।
तो फिर यहाँ पर जेनी को अच्छा लगने लग जाता है कि हान ने यहाँ पर उसके लिए सारी प्रिपरेशंस की है और हान यहाँ पर बड़ी एक्साइटमेंट में उसे अंदर लेकर जा रहा था। लेकिन जेनी की सारी एक्साइटमेंट्स टूट जाती है जब यहाँ पर वो अपनी बहन जीहू को वेडिंग ड्रेस में देखती है। फिर बाद में यहाँ पर हान उसे कह रहा होता है कि तुम उसकी सिस्टर हो, तो फिर यहाँ पर तुम ही उसे वेल बनाओगी। दूसरा यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर हॉस्पिटल से इतनी सारी चीज़ें भुगत कर आई हूँ खाली ये चीज़ देखने के लिए कि मेरा हस्बैंड मेरी ही बहन को यहाँ पर वेडिंग के लिए प्रपोज कर रहा है। दूसरा यहाँ पर जीहू से बोलने लग जाती है कि प्लीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल मत रखना, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस ब्रदर इन लॉ से ये कहा कि मैं शादी बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ फ्यूचर में, और अगर किसी ने मुझे प्रपोज नहीं किया तो वो इंसान बहुत रिग्रेट करेगा। तो ये सब बचकुछ मेरी विश की वजह से हो रहा है ताकि मेरी एटलीस्ट एक इच्छा तो पूरी हो पाए। एंड ये बात सुनकर यहाँ पर उसे पास्ट की बातें याद आने लग जाती है जहाँ पर वो लोग न्यूली मैरिड थे। लेकिन यहाँ पर हान ने जेनी को प्रपोज किया ही नहीं था। जेनी यहाँ पर उसे इस बारे में पूछती भी है कि तुम्हें नहीं लगता शादी के पहले एक प्रॉपर प्रपोजल चाहिए रहता है और हमें यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेना चाहिए। एंड यहाँ पर हान हेजिटेट करता हुआ कह रहा था कि मैरिज सर्टिफिकेट की क्या ही ज़रूरत है, वो दुनिया वालों को दिखाने के लिए रहता है। और रही बात यहाँ पर किसी को प्रपोज करने की, तो तुम्हें तो पता है कि हमारे बीच क्या चल रहा है, तो फिर प्रपोज करने की क्या ही ज़रूरत है। जिसके बाद में हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी समझ जाती है कि उसे पहले लगता था कि यहाँ पर हान को ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब उसे रियलाइज़ हो गया है कि उसे ये सारी चीज़ें उसके साथ करना नहीं पसंद है। लेकिन बात रही उसकी सिस्टर जी होगी तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इतने में यहाँ पर बाकी के जो फ्रेंड्स होते हैं वो यहाँ पर उन दोनों की तारीफ़ करने लग जाते हैं कि जीहू और हान एक साथ कितने परफेक्ट कपल्स लगते हैं और दोनों दिखने में भी कितना हैंडसम और ब्यूटीफुल है। जहाँ पर जीहू हान से कहने लग जाती है मुझे सचमुच यहाँ पर मेरी बहन से बहुत जेलस फील होता है क्योंकि उसके पास इतना हैंडसम और इतना स्मार्ट हस्बैंड जो है। तो फिर यहाँ पर जेनी बोलने लग जाती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर हान इतना ही ज़्यादा पसंद है तो फिर तुम हान को रख लो। हान यहाँ पर जेनी से कहने लग जाता है कि ऐसी बातें मत करो, आज का दिन बहुत अच्छा दिन है एंड तुम यहाँ पर ये सारी बातों को भूलकर मुझको स्पॉइल कर रही हो। इसके बाद में यहाँ पर अचानक से जेनी को चक्कर आने लग जाता है एंड यहाँ पर उसे ब्लड की वॉमिटिंग होने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर हान को फिक्र होने लगती है, बट यहाँ पर जीहू उसका हाथ पकड़ लेती है एंड वो यहाँ पर उससे जेनी से दूर रहने के लिए कहती है, ये बोलते कि तुम्हें तो पता ही है जेनी कितनी बड़ी फूडी है तो उसने ज़्यादा खाना खा लिया होगा, और तो और क्या पता ज़्यादा खाना खाने की वजह से उसे खून की उल्टियाँ हो रही हो, उसके पास मत जाओ, ये चीज़ बहुत अनलकी मानी जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर हान जेनी को सीधा हॉस्पिटल जाने के लिए बोलता है, ये कहते हुए कि बाद में यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगा। जहाँ पर जेनी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बताकर यहाँ पर वो हान को क्या ही बोल सकती है क्योंकि उसे पता है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर वो जाने लग जाती है एंड यहाँ पर हान वेडिंग रिंग को निकालते हुए जीहू को प्रपोज कर रहा होता है एंड यहाँ पर सभी लोग उन्हें चीयर अप कर रहे थे। जहाँ पर दूसरी और हमारी जेनी जा रही होती है मन में ये सोचते हुए कि उसके पास बस 2 दिन और बचा है, फिर इसके बाद में यहाँ पर वो हान की लाइफ से फॉरएवर के लिए डिसअपीयर हो जाएगी। जिसके बाद में हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं एंड यहाँ पर हान उसे बहाना देने लग जाता है कि एक्चुअली तुम्हारा कार एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा ख़राब था और बहुत ज़्यादा सीरियस था, जिस वजह से हमें यहाँ पर तुम्हारी जरूरत बाहर निकालना पड़ा। एंड यहाँ पर उसे बाहर निकालने का मतलब ये है कि जेनी कभी भी वापस से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। दूसरे यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि जाने भी दो ना, ऐसे भी क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी बहन जीहू प्रेग्नेंट है, हम यहाँ पर उसके बेबीज़ को अपना बेबी से समझ कर पालने वाले हैं, क्यों तुम उसकी जिम्मेदारी ज़रूर लोगी ना। एंड यहाँ पर मन में कह रही होती है कि मैं कैसे इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ लगती हूँ जो किसी और के बच्चे को पालूंगी, जबकि यहाँ पर इसने खुद मेरे बच्चे की कत्ल कर दी है। यहाँ पर जीहू हान से कहने लग जाती है कि तुम्हें पता नहीं है मेरी बहन कितनी ज़्यादा काइंड पर्सन है, वो यहाँ पर मेरे बच्चे को भी अपना बच्चा समझ के पालने वाली है। ये सचमुच हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हमें यहाँ पर जेनी हमारी लाइफ में मिली हुई है। एंड यहाँ पर हान और जीहू खुश हो रहे थे, जहाँ पर दूसरी जेनी अपने मन में कहे जा रही थी कि इनके लिए मैं भले एक ब्लेसिंग रहूँगी, लेकिन मेरे लिए ये दोनों मेरी लाइफ में एक कर्ज बनकर आए हैं। इसके बाद में यहाँ पर जीहू हान से कहने लग जाती है कि मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हें यहाँ पर डैडी बनना है, लेकिन अब यहाँ पर मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, जब यहाँ पर मेरे बच्चे होंगे तब यहाँ पर वो तुम्हें अंकल नहीं बल्कि डैडी कहकर बुलाएंगे। ये बात सुनकर यहाँ पर खुश तो हान बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा यहाँ पर जीहू जेनी से बोल रही होती है कि तुम तो मेरी बहन हो ना, तुम कुछ मिसअंडरस्टैंड तो नहीं करोगी। एंड यहाँ पर दूसरा और हान से हक कर रहा होता है, जहाँ पर जेनी को समझ आ रहा था और उसे रियलाइज़ भी हो रहा था कि यहाँ पर उसे बच्चे तो पहले नहीं पसंद थे, लेकिन जेनी के साथ फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकता है वो। वही बात जीहू के साथ फैमिली प्लानिंग करने की, तो वो उसमें कितना ज़्यादा खुश लग रहा है। जिसके बाद में यहाँ
से वो जीहू को लेकर जाने लग जाता है, जैसे को ये बोलते हो कि तुम जाओ जाकर वार्ड में आराम करो, यहाँ पर कुछ ज़रूरत होगी तो डॉक्टर्स को बुला लेना, मुझे जीहू का यहाँ पर पर्सनल ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो अपने रूम में होती है, इतने में यहाँ पर हान आ जाता है मैरिज सर्टिफिकेट लेकर। एंड जैसे यहाँ पर उस मैरिज सर्टिफिकेट को खोलती है, वो उसका नहीं बल्कि जीहू का और हान का होता है। तब जाकर एक बार फिर से उससे एक और रियलाइजेशन होता है कि वो 5 साल से मैरिज सर्टिफिकेट मांग रही है, लेकिन हान को ये सारी चीज़ें बस दिखावा लगता है। बट आज उसे समझ आ गया है कि वो मैरिज सर्टिफिकेट क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि लीगली यहाँ पर वो जीहू के साथ शादी कर बैठा है। जहाँ पर हान जीहू को समझा रहा होता है कि जीहू टेंशन मत लो। जेनी यहाँ पर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पर बेचारी रो रही होती है। एंड यहाँ पर वो जाकर जेनी से कहने लग जाता है कि देखो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखो, ऐसे भी तुम्हें पता है कि ये सब कुछ बस एक फेक प्रपोजल था और इसे तुम फेक ही समझ सकती हो। हम वैसे भी कहाँ रियल लाइफ में हस्बैंड एंड वाइफ बन सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर जीहू भी उसे समझाने लग जाती है कि देखो बहन, ये सब कुछ बस फेक ही है, शादी भी फेक है और सारी की सारी चीज़ें फेक है। मैं दिल से यहाँ पर हान को अपने ब्रदर इन लॉ ही मानती हूँ। तो उसे यहाँ पर बेचारी इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो गई होती है कि वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पर दौड़ते हुए डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है। फिर बाद में कुछ समय बाद धीरे धीरे यहाँ पर जेनी को होश आने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो डॉक्टर को और हान को आपस में बात करता हुआ सुन रही थी। डॉक्टर यहाँ पर हान को रिकमेंड कर रहे थे कि देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपकी वाइफ की तबीयत सिर्फ और सिर्फ उस कार एक्सीडेंट की वजह से ख़त्म हुई है और ख़राब हुई है। मैं चाहता हूँ कि आगे की पूरी बॉडी चेकअप आप करवा लो, क्या पता कुछ और नया निकल जाए। जहाँ पर हान कहने लग जाते कि ज़रूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी यहाँ पर जीहू की प्रेगनेंसी में कितने ज़्यादा पैसा खर्च करने पड़ रहे, अब यहाँ पर बॉडी चेकअप कौन ही करवाएगा, और ये सब कुछ कार एक्सीडेंट की वजह से ही हो रहा है, बाकी की जैसे एकदम फिट और फाइन है। डॉक्टर यहाँ पर उसे एक और बार समझा रहा होता है कि देखो, वो तुम्हारी वाइफ है, वो इतने सालों से तुम्हारे साथ रही है, यहाँ तक कि उसने अपना खुद का जॉब छोड़ दिया ताकि वो दिन रात तुम्हारा ध्यान रख सके, तुम हेल्दी रह सको, और आज यहाँ पर तुम उसका पूरा हेल्थ चेकअप करवाने के लिए ना कह रहे हो, सिर्फ और सिर्फ जीहू के लिए। कम से कम हेल्थ चेकअप तो करवा लो। बट यहाँ पर हान उसे साफ साफ मना कर देता है एंड कहता है कि देखो, वो मेरी वाइफ है, मेरी मर्ज़ी में जो चाहेगा मैं वो करूँगा, तुम्हें यहाँ पर मुझे ज़्यादा सजेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर जेनी मन में कह रही होती है अपने बेबी से कि मैं बहुत जल्दी यहाँ पर तुम्हारे पास ही आने वाली हूँ। इसके बाद में यहाँ पर हान नोटिस करता है कि जेनी होश में आ गई है, तो फिर यहाँ पर वो दिखावे के लिए उसके पास चला जाता है और उसकी फिक्र करने लगता है। जेनी यहाँ पर कह रही होती है कि तुम्हें काम क्या है, एंड यहाँ पर वो उसे एक एग्रीमेंट लेने लग जाता है जो कि एक कंसर्न फॉर्म होता है। वो उसे कह रहा होता है कि यहाँ पर बर्थ देते टाइम जीहू का ब्लड लॉस हो सकता है, तो फिर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ब्लड डोनेट करो। जेनी यहाँ पर उसे कहने लग जाते कि अभी अभी मैं यहाँ पर कोमा से बाहर आई हूँ एंड तुम चाहते हो कि मैं अपना ब्लड डोनेट करूँ। वो कहने लग जाते कि हाँ, क्योंकि वो तुम्हारे सिस्टर है। जेनी भी कहते कि हाँ, और तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें यहाँ पर मेरी साइड लेनी चाहिए, मेरी फिक्र करनी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि ब्लड डोनेट होने के बाद यहाँ पर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? हान यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना यहाँ पर तुम्हारा ध्यान देने वाला, और आखिर तुम्हें क्या ही हो सकता है। एंड यहाँ पर जेनी समझ जाती है कि दीवारों से बात कर कुछ मतलब नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ, जहाँ पर उस कंसर्न फॉर्म को साइन कर देती है। एंड यहाँ पर उसके पास जीने के लिए बस एक दिन और बचा होता है। इसके बाद में यहाँ पर नर्स जेनी को ब्लड डोनेट करने के लिए ले जा रही होती है। नर्स यहाँ पर उसे वार्निंग दे रही थी कि अभी भी आपकी हेल्थ यहाँ पर ठीक नहीं है, क्या आप सचमुच यहाँ पर ब्लड डोनेट करना चाहती हो? खुद का इस समय पर ब्लड डोनेट करना यानी खुद की जान लेना। जेनी यहाँ पर कहने लग जाती कि ऐसे भी मेरे पास जीने के लिए ज़्यादा वक्त बचा नहीं है एंड मुझे पता है कि मेरी मौत बहुत पास आ रही है। तो रही बात इस ब्लड डोनेशन की, अगर इसी बीच यहाँ पर मेरी डेथ हो जाती है तो मैं चाहती हूँ मेरा हस्बैंड ज़िंदगी भर रिग्रेट करे कि यहाँ पर जीहू की वजह से और उसकी वजह से मेरी मौत हुई है। इतने में यहाँ पर हान आने लग जाता है एंड यहाँ पर वो अभी भी जेनी की फिक्र बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो अभी भी यहाँ पर जीहू के बारे में बताया जा रहा था कि जीहू का मैंने यहाँ पर चेकअप करवा लिया है और वो बिल्कुल रेडी है इस ब्लड डोनेशन के लिए। तो फिर तुम मंदिर जाओ और आगे हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, जहाँ पर हम एक साथ रहेंगे। तो उससे यहाँ पर जेनी मन में बोल रही होती कि हमारा तो कोई फ्यूचर है ही नहीं, जहाँ पर ब्राइटनेस हो गया पूरा डार्कनेस दिखने वाला है तुम्हें। जैसे यहाँ पर जेनी अंदर जाती है, यहाँ पर हान को कॉल आ जाता है जीहू का, जो उसे कह रही होती है कि डॉक्टर ने यहाँ पर फ़ोटो निकाली हुई है मेरी बेली के अंदर से, जहाँ पर हम बेबी की फ़ोटो को 4D में देख सकते हैं। तो फिर यहाँ से हान एक्साइटमेंट में जाने जा रहा था, बट नर्स यहाँ पर उसे रोकने लग जाती है, ये कहते हुए कि ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा सीरियस है एंड यहाँ पर फैमिली मेम्बर का बाहर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइफ को
वो खतरा दे सकता है। बट यहाँ पर हान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो भागता हुआ चला जाता है जीहू के पास में, जहाँ पर वो जीहू के साथ अभी बेबी की फ़ोटो देख रहा होता है। और दूसरी ओर बेचारी जेनी और भी ज़्यादा सफ़र कर रही होती है एंड यहाँ पर उसकी सांसें और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जहाँ पर डॉक्टर इमरजेंसी ऑपरेशन का साइरन बोल देते हैं। एंड हमें यहाँ पर थोड़ा सा पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर वो जिस समय मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आया था उसके पहले वो उसके लिए बुके तक लेकर आया था। बस बुके ही नहीं, आज जाकर यहाँ पर वो जेनी की साल भर की इच्छा पूरी कर रहा है, जो कि होती है एक वेडिंग रिंग की। और वो वेडिंग रिंग एकदम नॉर्मल सी वेडिंग रिंग होती है जो कि स्टॉल से उठाई हुई थी। लेकिन यहाँ पर जेनी को उस दिन के बारे में याद आता है जहाँ पर उसने एकदम ब्यूटीफुल सा डायमंड रिंग, वो भी कपल सेट वाला डायमंड रिंग खरीदा होता है उसके लिए और तो जीहू के लिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर जीहू से बोलने लग जाती है कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर तुम मेरी बेबी का ध्यान रखना। जेनी उसे कह रही होती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। जीहू कह रही होती है कि बस एक वैकेशन पर हान के साथ में। ये सुनकर यहाँ पर जेनी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि बेबी का यहाँ पर मेरी खुशी कर रही है या फिर अम्मी दोनों की खुशी के लिए कर रही है। इतने में यहाँ पर जेनी हान से बोलने लग जाती है कि तुम्हें पता है हम इस बेबी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। हान यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि ऐसा क्यों। जेनी यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि ध्यान से सोचो, हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम लीगली हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, तो फिर हम यहाँ पर बेबी को अडॉप्ट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस हमारे पास एक मैरिज सर्टिफिकेट ना आ जाए। लेकिन अभी भी यहाँ पर हान सर्टिफिकेट लेने के लिए रेडी नहीं था। ये कहते कि टेंशन मत लो, मैंने इंटरनेट पर देखा था कि यहाँ पर सिंगल लोग भी बेबीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। इतने में यहाँ पर जेनी समझ जाती कि उसे उसके साथ शादी बिल्कुल नहीं करनी है। एंड तभी यहाँ पर जीहू ने उस मैरिज सर्टिफिकेट को बाहर निकाला हुआ था। फिर हम वापस यहाँ पर प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर नर्स भागते हुए आ रही होती है उस कैबिन के अंदर, उसके हस्बैंड यानी कि हान को बताते हुए कि आपकी वाइफ कुछ ज़्यादा ही बीमार पड़ रही है एंड वो शायद से मर भी सकती है। जीहू यहाँ पर हान से कहते कि छोड़ो भी ना, उससे क्या ही हो सकता है, तुम बाद में जाकर उसे देख लेना, अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर बेबी के फोटो को देखते। नर्स यहाँ पर कहने लग जाते कि देख लो तुम्हारी वाइफ कैंसर के लास्ट स्टेज पर है, मरते हुए उसे नहीं देखना तो अभी बता दो, हम यहाँ पर तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं करेंगे। कैंसर वाली बात सुनते तो यहाँ पर हान के पैरों से ज़मीन ही खिसक जाती है एंड वो सीधा नीचे गिर जाता है और जेनी को यहाँ पर उसके बारे में सोचने लग जाता है। साथ साथ जीहू को धक्का देते हुए वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। दोस्तों यहाँ पर जेनी का ऑपरेशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर उसे इलेक्ट्रिकल शॉक देकर उसके हार्ट बीट को वापस से पंप करवाया जाता है। इतने में यहाँ पर हान एलिवेटर के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर लिफ्ट बंद थी तो वह तुरंत यहाँ पर सीढ़ियों से भागता हुआ जा रहा था, इस उम्मीद में कि वो आखिरी बार जेनी को देख ले एंड जो कुछ भी उसने सुना हो वो झूठ हो। एंड यहाँ पर दूसरे और डॉक्टर्स और नर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते, लेकिन यहाँ पर जेनी को जीने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि उसे यहाँ पर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि उसने ऐसे पर्सन को चूज़ किया जिस ज़िंदगी भर यहाँ पर उसे चूज़ करने वाला बिल्कुल नहीं है। एंड कुछ समय बाद यहाँ पर हान उस ऑपरेशन थिएटर में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो नर्स से जेनी के बारे में पूछने लगता है। एंड यहाँ पर नर्स उसी पर चिल्लाने लग जाती है कि मैंने तुमसे कहा था ब्लड डोनेट कर देता, यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स का बाहर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन न जाने तुम यहाँ पर से कहाँ गायब हो गए थे। दोस्तों यहाँ पर हान गुस्से में आ जाता है कि आखिर ये छोटा सा ब्लड डोनेशन ही तो था, इसमें आखिर यहाँ पर मेरी वाइफ को क्या ही हो सकता है, ये सब कुछ यहाँ पर हॉस्पिटल की गड़बड़ होगी और हॉस्पिटल ने कुछ ना कुछ किया होगा, मेरी वाइफ कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। एंड यहाँ पर नर्स बताती है कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है। हान को यहाँ पर अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था, वो कहने लग जाता है कि वो एकदम हेल्दी पर्सन थी, आखिर हेल्दी पर्सन इतना अचानक से सिर्फ एक ब्लड देने की वजह से कैसे मर सकती है। एंड यहाँ पर वो बाहर जाकर उसे हर एक रूम में ढूंढने लग जाता है, ये कहते हुए कि प्लीज़ तुम कहीं पर भी छुपी हुई हो मेरे पास आ जाओ, यहाँ पर मुझे इस तरीके का झूठ तो मत बोलो। नर्स उसे समझा रही होती कि आप ज़बरदस्ती हर एक रूम में नहीं घुस सकते हो। इतने में यहाँ पर हान को वो डॉक्टर दिख जाता है एंड यहाँ पर वो उसकी वाइफ के बारे में पूछने लग जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि माफ़ कर देना तुम्हारी वाइफ अब दुनिया में नहीं रही। लेकिन हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनी जाकर उस डॉक्टर को कन्फ्रंट करती है कि मुझे पता है मेरे कंसर्न के बिना यहाँ पर तुमने पैसे खाकर मेरे यूटेरस को बाहर निकाला है, मैं चाहूँ तो तुम पर केस कर सकती हूँ एंड तुम्हारा लाइसेंस हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, जिसके बाद तुम यहाँ पर डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो फिर मैं बस चाहती कि तुम मेरा भी एक काम कर दो, तुम मेरा एक फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाओ। एंड हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर उसे डेथ सर्टिफिकेट दे देता है एंड यहाँ पर कहने लग जाता है कि 5 मिनट पहले आपकी वाइफ की बॉडी को यहाँ से ले जाया गया है। तो फिर हान यहाँ से दौड़ने लग जाता है एंड यहाँ पर उसे हर वो एक मोमेंट याद आने लग जाता है उस प्रपोज वाले दिन को लेकर, जहाँ पर जेनी को खून की उल्टी भी हुई थी। एंड भागता हुआ यहाँ पर वो ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर वो एक स्ट्रेचर के बगल से गुजरता है
और उसी स्ट्रेचर के ऊपर बॉडी होती है हमारी जेनी की, बट वो उसे देख ही नहीं पाता एंड तुरंत ही यहाँ पर वो उस नर्स के पास चला जाता है, जहाँ पर नर्स बताती है कि तुम लेडीज आ रहे हो, यहाँ पर ऑलरेडी उसकी बॉडी को ले जाया गया है। जिसके बाद भी यहाँ पर वो बेचारा तो बेहोश ही हो जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो रात के समय घर आ जाता है, जहाँ पर घर आते उसे एक स्टार नज़र आता है जिसके ऊपर लिखा होता है वेलकम होम हस्बैंड। एंड यहाँ पर जेनी ने स्पेशली उसके लिए लगाया हुआ था ताकि वो जैसे यहाँ पर घर पर एंटर हो उसका मूड यहाँ पर खुश हो जाए। फिर यहाँ पर वो अपने स्लीप ऑन्स को देखता है, उसे देखकर यहाँ पर वापस से उसे जेनी की याद आती है कि यहाँ पर वो रात भर उसका इंतज़ार किया करती थी, जैसे ही वो आता था वो उसके स्लीप ऑन्स यहाँ पर रख दिया करती थी। फिर बाद में यहाँ पर वो घर के और अंदर जाता है, जहाँ पर वो डाइनिंग टेबल की ओर देखकर उस पल को याद करने लग जाता है जहाँ पर वो कितनी भी देर से क्यों ना आए जेनी यहाँ पर डिनर को प्रिपेयर कर रखा करती थी एंड उसके आते सर्व किया करती थी। बस इतना ही नहीं, यहाँ तक कि स्टिकर नोट्स वो यहाँ पर फ्रिज पे लगाया करती थी कि कभी को यहाँ पर अगर वो ड्रिंक कर आया हो या फिर उसे स्टमक एक हो रहा हो तो जेनी यहाँ पर उसे सारे सूप्स पिला सके ताकि यहाँ पर उसे कुछ भी ना हो पाए। फिर बाद में यहाँ पर उसे अभी भी लग रहा होता है कि जेनी मेरे पास ही है, बस यहाँ पर वो मुझे डराना चाहती है। इतनी में यहाँ पर वो फ्रिज को ओपन करता है और उसमें से ब्रोकली निकालता है और उसे देख कर रोने लग जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर साइड में से उसे जेनी नज़र आती है जो कि उसके लिए सूप लेकर आई थी और वो उसे कह रही होती है कि मैंने 5 घंटा पूरा इस सूप को बनाने में बिताया है ताकि तुम यहाँ पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह सको। लेकिन जैसे यहाँ पर वो सूप देने जाता है यहाँ पर उसे 5 वाला हाथ नज़र आता है जो कि यहाँ पर जेनी को ईगो में आकर कह रहा होता है कि 5 घंटा किचन में, तुम्हें क्या पूरा दिन कुछ काम धंधा नहीं होता जो यहाँ पर सिर्फ किचन में बिताया करती हो। और वो उसे ढकेल कर उसके सूप को गिरा कर वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर प्रेजेंट वाला हाथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है वो सारी चीज़ें बस उसका एक इल्यूजन होता है एंड गुस्से में आकर वो यहाँ पर किचन की सारी चीज़ों को फेंकने लग जाता है और रोते रोते खुद ज़मीन पर बैठ जाता है। इसके बाद यहाँ पर उसकी नज़र एक डायरी पर चली जाती है, जो डायरी यहाँ पर जेनी ने अपने हाथों से बड़े क्रिएटिव तरीके से बनाई होती है। उस डायरी को देखते ही यहाँ पर स्टार्टिंग टू एंड उनकी लव लाइफ के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है एंड ये चीज़ की शुरुआत होती है उनके बचपन से, जहाँ पर जेनी को कुछ लोग बुली कर रहे थे बट यहाँ पर हान ने आकर जेनी को बचाया हुआ था एंड तभी यहाँ पर वो लोग एक अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। हान यहाँ पर इस डायरी को पढ़ते हुए बहुत रो रहा था। फिर यहाँ पर उस डायरी में उस दिन के बारे में भी लिखा हुआ होता है जहाँ पर हान की आंखों की रोशनी कमज़ोर होती जा रही थी एंड वो दिन ब दिन वो कम दिखता जा रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर उसकी आंखों पर पट्टी भी आ गई थी, तो सारे बच्चे यहाँ पर उसे बुली कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आ जाती है जेनी जो कि यहाँ पर उसे वैसे ही बताती है और बचाती है जिस तरीके से यहाँ पर उसने जेनी को बचाया था। बस इतना ही नहीं, वो यहाँ पर उसे एक टेडी बेयर भी देकर जाती है एंड जहाँ जहाँ हान जाता था वो वहाँ उसके पीछे पीछे जाया करती थी ताकि हान यहाँ पर रास्ता ना भटक जाए। और ये सिर्फ बचपन की बात नहीं थी, बचपन से लेकर बड़े होने तक यहाँ पर वो उसी के साथ रहा करती थी। इसके बाद में यहाँ पर वो नेक्स्ट डे उसके फ्यूनरल पर आ जाता है, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है एंड यहाँ पर वो डॉक्टर पर बहुत गुस्सा था क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर उसे जेनी के एशेस देने के लिए रेडी नहीं थे एंड डॉक्टर यहाँ पर उस पर चिल्ला देते ये कहते हो कि तुम्हें कितनी बार समझाओ, तुम यहाँ पर जेनी के कोई नहीं लगते हो। वो यहाँ पर डॉक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, जहाँ पर डॉक्टर उससे लीगल प्रूफ मांगता है जो कि उसके पास नहीं होता। जेनी ने यहाँ पर 100 बार उसे मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए कहा होगा लेकिन एक भी बार उसने इस चीज़ को लेकर अग्री नहीं किया था। डॉक्टर यहाँ पर साफ साफ उसे कह देते हैं कि हम यहाँ पर उस पेशेंट के एशेस उन्हें देते हैं जो कि उनके फैमिली मेम्बर होते हैं, तुम तो उसके फ्रेंड तक नज़र नहीं आते हो, भले ही तुम फ्रेंड क्यों ना हो, हम यहाँ पर तुम्हें एशेस नहीं दे सकते अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर पेशेंट ने खुद से ये सारी बातें ना कही हो। जिसके बाद यहाँ से वो डॉक्टर चला जाता है एंड यहाँ पर हान को समझ आ जाता है कि वो उसे उसके किए की सज़ा मिल रही है, जहाँ पर वो चाहते हुए भी जेनी के एशेस को हक नहीं कर पाएगा। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो मैरिज ब्यूरो के आगे आ जाता है एंड यहाँ पर उसने जीहू को भी बुलाया हुआ था। जीहू से कहते कि तुमने मुझे इतनी गाय में यहाँ पर क्यों बुलाया है एंड यहाँ पर हान कहने लग जाता है कि डाइवोर्स के लिए। जीहू कहते कि ज़रूर यहाँ पर मेरी बहन ने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा होगा, रुको मैं अभी कॉल पर उससे बात कर उसे समझाती हूँ। लेकिन यहाँ पर हान उसके फ़ोन को फेंक देता है, ये कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, मुझे डाइवोर्स चाहिए मतलब डाइवोर्स चाहिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जेनी को ही मैं अपनी वाइफ मान सकता हूँ, भले वो जिंदा में रहे या ना रहे, उस वाइफ वाली पोजीशन को मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। बाद में यहाँ पर वो डाइवोर्स ले लेता है
एंड यहाँ पर वो उनकी फ़ोटोज़ को देखकर रोने लग जाता है कि अब तो मैंने यहाँ पर डिवोर्स भी ले लिया है, प्लीज़ तुम यहाँ पर मेरे पास वापस आ जाओ, मैं यहाँ पर एक प्रपोजल इवेंट तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज़ करूँगा, साथ साथ वेडिंग इवेंट भी, हम यहाँ पर जाके मैरिज सर्टिफिकेट भी लेकर आ जाएंगे, तुम जो कहोगे वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर लेंगे। इतनी में यहाँ पर उसे डॉक्टर का कॉल आ जाता है, जहाँ पर दूसरी और उसे वो दिन याद आने लग जाता है जिस दिन यहाँ पर वो उस डायरी को पढ़ रहा होता है, जहाँ पर हान ने जेनी को लंच बॉक्स दिया हुआ था, लेकिन असलियत तो कुछ और थी। उस समय यहाँ पर हान इस लंच बॉक्स को लेकर अपनी लवर के पास गया था, पर उसके लवर ने यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर दिया था। तब यहाँ पर हान ने जाके लंच बॉक्स जेनी को दे दिया था, जहाँ पर वो लंच बॉक्स जेनी के लिए बहुत प्रीशियस लंच बॉक्स बन गया था। एंड यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो उस डायरी को रीड कर रहा था एंड अपने आप को स्टूपिड बुला रहा था। फिर यहाँ पर वो नेक्स्ट पेज ओपन करता है जिसके अंदर रोजेस अभी तक प्रिजर्व कर रखे हुए थे। फिर यहाँ पर उसे उस दिन के बारे में याद आता है जहाँ पर वो इन रोजेस का बुके लेकर गया होता है जीहू के लिए, बट जीहू को ये सारी चीज़ें बहुत क्रिंज लगती थी, तो वो उसे कह देती कि ये सब जाकर मेरी बहन को दे दो, उसे अच्छा लगेगा। जैसे ही यहाँ पर उसकी बहन जेनी वहाँ पर आती है, वो बुके उसे दे देती है, ये कहते हुए कि बुके यहाँ पर हान ने तुम्हारे लिए लाया है। एंड यहाँ पर हान जो रिएक्शन जीहू से एक्सपेक्ट करा था वो रिएक्शन तो यहाँ पर जेनी दे रही थी, जहाँ पर जेनी को ये चीज़ बहुत प्रीशियस लगने लगी है। एंड इसके बाद में यहाँ पर जेनी ने उस बुके में से एक फ्लावर को निकाल कर प्रिजर्व किया हुआ था, ये लिखे हुए कि मेरे यहाँ पर हस्बैंड का लव मैं कभी भी फेड होने नहीं दूंगी। एंड यहाँ पर वो और भी ज़्यादा रोने लग जाता है। फिर हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो गुस्से में चला जाता है उस डॉक्टर के पास एंड जाकर यहाँ पर डॉक्टर को पंच मार देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की कि वो मर चुकी है और वो एक फेक सर्टिफिकेट है। डॉक्टर यहाँ पर हाँ कह देते और एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ सही कहा तुमने, वो एक फेक सर्टिफिकेट है, लेकिन अब यहाँ पर तुम अपनी वाइफ को कभी नहीं देख पाओगे। यहाँ पर हान को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये डॉक्टर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ पर वो डॉक्टर से बताने लग जाता है कि जेनी को यहाँ पर वो बात पहले से ही पता थी कि तुमने उसका अबॉर्शन कराया है और उसका यूटेरस बाहर निकाला है। एंड हमें यहाँ पर वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर जेनी से कह रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पर उसे कन्फ्रंट करना चाहिए, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें जाकर उसे डिवोर्स लेना चाहिए। पर यहाँ पर जेनी ने उसे साफ साफ कह दिया था कि वो उसे डिवोर्स नहीं ले सकती है, क्योंकि यहाँ पर वो लीगली मैरिड नहीं है, तो फिर डिवोर्स तो उसकी बात बनती नहीं है। फिर वापस हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसे कह रहे होते कि चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हें वापस नहीं देखने वाली है। दूसरे यहाँ पर हान खुश हो जाता है कि कम से कम यहाँ पर जेनी जिंदा तो है, मैं जाकर यहाँ पर उसे मिल सकता हूँ, वो बस मुझे यहाँ पर पनिश करना चाहती है। एंड यहाँ पर वो दौड़ता हुआ उसे ढूंढते हुए चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो घर पर होता है, जहाँ पर वो एक लाइव को ऑन कर देता है एंड यहाँ पर वो लाइव पर रहे सभी लोगों को बता रहा होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ मैं ही रहूँगा। मैंने यहाँ पर उस पर्सन को इग्नोर किया जिस पर्सन ने मुझे प्रायोरिटाइज़ किया, जिस पर्सन ने मुझे शुरुआत से लव किया। एंड यहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जेनी केक बनाने से लेकर तक अपने हस्बैंड के कपड़े आयरन करने तक हर छोटे से छोटे काम किया करती थी। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो उनसे कह रहा होता है कि जेनी अगर तुम इस वीडियो को देख रही हो तो प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मैंने यहाँ पर उसे डिवोर्स दे दिया है एंड मैं यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज हूँ, मैं प्रॉमिस करता कि मैं यहाँ पर तुम्हें बड़े अच्छे से ट्रीट करूँगा। इतने में यहाँ पर दरवाजे पर कोई आता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो जेनी नहीं बल्कि जीहू होती है। एंड जीहू को देखते ही यहाँ पर वो वापस से बहुत गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो फिर जीहू से बोलने लग जाती है कि मैंने तुम्हारा लाइव ब्रॉडकास्ट देखा और मुझे पता चला है कि मेरी बहन यहाँ घर से भाग चुकी है, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो एक नंबर की नालायक इंसान है। एंड यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लग जाता है, ये कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, अगर इस समय तुम्हारी बहन यहाँ पर आती होगी तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम यहाँ पर हो, तो फिर अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। जीहू उसे समझाती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी फैमिली का एक हिस्सा बनना चाहती थी। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट पर अपनी सिस्टर से माफ़ी मांग सकती हूँ और वो जब आएगी तो मिस्टर निसानी को दूर कर सकती हूँ, नील डाउन कर माफ़ी मांगूंगी और तुम दोनों को एक करने की कोशिश करूँगी। एंड यहाँ पर वो जीहू रोने का नाटक शुरू कर देती है, साथ साथ ये कहती है कि तुम्हें तो पता ही है मेरा इस दुनिया में मेरी सिस्टर के अलावा और कोई भी नहीं है। एंड ये सुनकर यहाँ पर उसे उस दिन के बारे में याद आ जाता है जिस दिन यहाँ पर जेनी का बर्थडे था। एंड यहाँ पर उसके लाइफ के दो इंपॉर्टेंट पर्सन उसके साथ थे, जो कि उसका हस्बैंड हान था और उसकी सिस्टर जीहू थी। एंड तभी यहाँ पर जेनी ने कहा हुआ था कि मेरे पास सिर्फ जीहू
हुई है जो कि मेरी रियल फैमिली मेम्बर है, एंड फिर रहे तुम जो कि अब मेरे फैमिली बन चुके हो। फिर हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हान कह रहा था कि ठीक है जेनी यहाँ पर तुम्हें बहुत प्रीशियस मानती है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें रुकने दे रहा हूँ, लेकिन बस 5 मिनट के लिए। फिर बाद में यहाँ पर ड्रामा क्वीन वापस से नाटक करने लगती है, ये कहते हैं कि मेरे स्टमक में कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा है, मैंने यहाँ पर टेंशन में सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो फिर क्या प्लीज़ तुम यहाँ पर मेरे लिए ग्लास ऑफ मिल्क ला सकते हो। जिसके बाद यहाँ से हान चला जाता है एंड यहाँ पर वापस से उसका कनिंग साइड्स आ जाता है जहाँ पर वो कह रही होती है कि मेरी प्यारी सिस्टर मैं यहाँ पर तुम्हें घर पे वापस आने दूंगी ही नहीं। जिसके बाद में यहाँ पर वो कपड़े चेंज कर जेनी के कपड़ों को पहन लेती है एंड यहाँ पर फोटोज निकालने लग जाती है। दूसरा यहाँ पर हान पॉर्ट्रेट्स बना रहा होता है, इतने में यहाँ पर उसे जेनी के फ़ोन से मैसेजेस आने लग जाते हैं, यानी कि जेनी के फ़ोन के नोटिफिकेशन आते हैं। तो उसे लगता है कि शायद से जेनी को कोई टेक्स्ट कर जाए, तो वो तुरंत जाकर उसके फ़ोन को देखने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट करने वाली कोई और नहीं बल्कि जी हुई होती है जो कि उसे वही फ़ोटोज़ भेज रही थी जो कि उसने अभी अभी निकाले हुए थे। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर उसने ये भी टेक्स्ट किया होता है कि मेरी प्यारे सिस्टर तुम देख रही हो मैं तुम्हारे घर पर हूँ, तुम्हारे बेड पर हूँ, तुम्हारे कपड़े में हूँ, एंड यहाँ पर तुम्हारा हस्बैंड भी मेरा है जहाँ पर वो तुमसे ज़्यादा मुझे प्रायोरिटाइज करता है। जिसके बाद में वो दौड़ता हुआ उसके बेडरूम की ओर चला जाता है एंड यहाँ पर जी हूँ जेनी को अभी भी ऑडियो मैसेजेस भेज रही होती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, कितना ही हाथ पर क्यों ना मार लो, यहाँ पर हान सिर्फ और सिर्फ मुझे पसंद करता है। बाद में यहाँ पर जी हूँ की नज़र एक एल्बम पर पड़ जाती है जिसके अंदर उनके फ़ोटोज़ होते हैं एंड यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि हान को शुरुआत से लगता आ रहा है कि मैं वही पर्सन हूँ जो यहाँ पर उसकी लाइफ सेवर है, जो कि यहाँ पर बचपन से उसके साथ रही है, आज तक मैंने उसे पता लगने नहीं दिया कि वो तुम हो करके। साथ साथ यहाँ पर वो उस दिन के बारे में बताती है जहाँ पर हान को एक बार कार से टक्कर होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर उसने नहीं बल्कि जेनी ने आकर उसे बताया हुआ था और बचाया हुआ था। बट यहाँ पर वो उसे समझा रही होती कि ये बात उसे कभी नहीं पता चलेगी कि यहाँ पर मैंने नहीं बल्कि उसने तुम्हें बचाया था। ये बात सुनते ही यहाँ पर हान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उस दिन कार एक्सीडेंट से मुझे जीहू ने नहीं बल्कि जेनी ने बचाया था। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है जिस समय हान यहाँ पर ब्लाइंड था एंड यहाँ पर जेनी रास्ते के बीच में आ गई थी उसे बचाने के लिए। एंड यहाँ पर वो इतना पागल हो जाता है कि वो खुद ही बेहोश हो जाता है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो हॉस्पिटल में जाता है उसका रेटिना का ऑपरेशन होता है जिस वजह से उसकी आंखों की रोशनियाँ वापस आ चुकी थी। एंड जैसे वो होश में आता है वो जीहू को देखता है एंड पहले दिन यहाँ पर जीहू से झूठ बोल देती है कि जीहू ने यहाँ पर उसकी जान को बचाया था। इसके बाद में हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर हान कह रहा होता है कि मैंने शुरुआत से यहाँ पर जीहू का प्रायोरिटाइज इसलिए किया है क्योंकि उसे लगा था कि जीहू वही इंसान है जिसने उसकी जान बचाई है, इस वजह से हमेशा उसे वो स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। लेकिन उसे कभी नहीं पता था कि इतने लवली और इतने अच्छे फेस के पीछे एक ब्रूटल फेस भी होगा। और यहाँ पर हान का गुस्सा तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वो गुस्से में आकर दरवाजे को खोलता है। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वो जीहू का गला दबाते हुए उसे ज़मीन पर फेंक भी देता है। जीहू यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी बट वो उसे वहाँ से जाने नहीं देता। जीहू समझ जाती कि अब यहाँ पर उसका बच पाना मुश्किल है, तो वो यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लग जाती है। ये कहते हैं कि माना मैंने यहाँ पर गलती की है, लेकिन ये सब कुछ बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हान कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, आज अगर मुझे यहाँ पर तुम्हारा रियल साइड समझ में आए तो बात को पलट देती है। ये कहते हैं कि सब कुछ मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए तो किया है क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे लव करती हूँ। तो फिर हान यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तुम मुझसे लव नहीं करती हो, तुम यहाँ पर मेरे अंधे पैसे से लव करती हो। जब यहाँ पर मैं ब्लाइंड था तब तुम मेरे साथ नहीं थी, जब यहाँ पर मेरी आंखों की रोशनी वापस आई और तुम्हें पता चला कि मैं अच्छे घराने से बिलोंग करता हूँ, तब से यहाँ पर तुम मुझसे चिपकी हुई हो। एंड यहाँ पर वो उसे धक्का दे देता है जहाँ पर टेबल का कॉर्नर जीहू के स्टमक पर लग जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर जीहू को हर एक पल याद आ रहा था जहाँ पर उसने जेनी को छोड़कर उसे प्रायोरिटाइज किया हुआ था। लेकिन फिर बाद में हम यहाँ पर जीहू को देखते हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर में होती है एंड यहाँ पर हान उसके साथ था जहाँ पर हान के हाथ में ऑपरेशन की नाइफ थी। साथ साथ यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद थे एंड यहाँ पर वो लोग उसका यूटेरस निकालने आते, साथ साथ अबॉर्शन करवाने भी, जहाँ पर वो पूरी की पूरी पागल ही हो जाती है। हान से कहने लग जाती है कि अगर यहाँ पर मेरा बेबी मर भी गया तो फिर उसके बाद में यहाँ पर तुम्हारी वाइफ जेनी वापस नहीं आने वाली है और तुम अपने किए की सज़ा मुझे क्यों दे रहे हो। जिसके बाद यहाँ पर गुस्से में आकर वो उसे थप्पड़ी मार देता है। जीहू कहते हैं कि क्यों, सच से तुम्हें कड़वा ही लग रहा होगा ना, अगर तुम्हें लगता है कि इसमें मेरी गलती है तो इसमें सबसे ज़्यादा तुम्हारी गलती है कि तुमने यहाँ पर मुझ पर भरोसा किया और मैंने तुम्हें कहा था जेनी को हर्ट करने के लिए, तुमने अपनी मर्जी से यहाँ पर मुझे प्रायोरिटाइज किया था और उससे इग्नोर किया था। इसके बाद में हमें यहाँ पर एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हान ने जेनी के लिए वेडिंग रिंग लाई हुई थी, लेकिन यहाँ पर जीहू को वो रिंग बहुत पसंद आ गया था तो वो अपने हाथों में पहनकर देखने लग जाती है एंड कहती है कि जेनी तो पूरे दिन घर पर काम करती है, काम करने की वजह से रिंग खराब हो सकती है और ये रिंग देखो मेरे हाथों पर कितनी अच्छी लग रही है, आज तक मुझे यहाँ पर किससे भी इतना बड़ा डायमंड रिंग गिफ्ट नहीं किया है। हान उसे कहते हैं कि तो एक काम करो, तुम इसे ही रख लो
एंड वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर इस बार वो उसे प्यार से समझाने की कोशिश कर रही थी कि एक बार अपना दिमाग लगाओ और सोचने की कोशिश करो। हम दोनों के बीच में यहाँ पर जेनी आ रही थी और जब वो यहाँ पर नहीं है, घर से भाग चुकी है, तो फिर हम लोग यहाँ पर सॉर्टेड है। हमारा एक बेबी भी होगा जिसके बाद हम यहाँ पर एज अ फैमिली उसे पालेंगे पोसेंगे। यहाँ पर हनु से कहने लग जाता है कि मैं 100 बार तुम्हें बोल चुका हूँ, मैंने तुम्हें प्यार इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मेरी सेवियर हो और तुमने इस बारे में यहाँ पर मुझसे झूठ कहा है। और तो यहाँ पर गुस्से में आकर वो उसका गला ही दबाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारे बच्चे के साथ साथ तुम भी मरोगी, मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम्हारी वजह से यहाँ पर जेनी मर चुकी है। तो इसके बाद में यहाँ पर उसका दम तो घुटने लग जाता है। जीव कहती कि ठीक है मार दो मुझे भी, लेकिन मेरे बदले यहाँ पर तो मरना तुम्हें चाहिए ताकि एटलीस्ट तुम जाकर उसे फेस तो कर पाओ। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे छोड़ देता है। जीव को लग रहा था कि अब उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हन कहने लग जाता है कि सही कहा, गलती मेरी भी है, तो फिर मुझे तो मेरे किए की सज़ा मिलकर रहेगी, लेकिन तुम्हें भी तुम्हारे कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। एंड यहाँ पर वो डॉक्टर को अपना प्रोसीजर शुरू करने के लिए बोल देता है। तो इसके बाद में यहाँ पर वो अपने ओल्ड टाउन में आ जाता है। एंड यहाँ पर वो उस बारे में सोच रहा था कि अगर उस टाइम पर उसकी आंखें होती तो वो यहाँ पर जीहू को देख पाता। फिर हमें यहाँ पर पास में इन रियलिटी में क्या हुआ था वो दिखाया जाता है। हान यहाँ पर बैठा हुआ था, जैसे यहाँ पर जीहू आती है वो चलना शुरू कर देता है। एंड जीहू यहाँ पर उसके चलने के बीच में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसे साइड कर देती है एंड यहाँ पर उसकी मदद करती रहती है। हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत रो रहा होता है उन सारे दिन को याद करते हुए और बहुत रिग्रेट कर रहा होता है कि आखिर वो जेनी को क्यों नहीं पहचान पाए। इतने में यहाँ पर उसे पीछे से कोई बुलाता है तो उसे लगता है कि वो जेनी होगी, तो वो बड़ी खुशी खुशी पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वो तो कोई और ही होती है। एंड वो लेडी यहाँ की टेनेंट होती है, जहाँ पर जेनी ने उसे एक एग्रीमेंट हान को देने के लिए कहा था। तो फिर यहाँ पर वो उसे एनवेलप देने लग जाती है। हान जैसे यहाँ पर उस एनवेलप को ओपन करता है, उसके अंदर रिपोर्ट्स होते हैं, जो इसके अंदर पाया जाता है कि जेनी को कैंसर था। तब जाकर उसे यकीन होता है कि सचमुच यहाँ पर उसे ट्यूमर हो चुका था, लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन सब की शुरुआत हुई कैसे। फिर बाद में हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन बताया जाता है, जहाँ पर कुछ दिनों पहले जेनी यहाँ पर खुद ब खुद आई हुई थी एंड यहाँ पर उसे इस घर को बड़ी सस्ते में बेच दिया था। वो टेनेंट यहाँ पर उसे सवाल पूछने लग जाते कि आखिर आप इस घर को इतना सस्ते में क्यों बेच रहे हो, आखिर इस घर में ऐसे कौन से राज छुपे। जेनी कहते कि घर एकदम प्रॉपर और परफेक्ट है, जहाँ पर मेरी खुद की ढेर सारी मेमोरीज इसे जुड़ी हुई है। तो और ऐसे भी मेरे पास जीने के लिए 3 या 5 दिन से ज़्यादा नहीं बचे, तो फिर मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद ये घर ऐसे ही रह जाए। मैं चाहती कि यहाँ पर एक बच्चे रह पाए और जितने बच्चे हो सके उतने बच्चे यहाँ पर अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाए। जिसके बाद हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो लेडी हान को ये सारी बातें बता रही थी। एंड हान यहाँ पर कहने लग जाता है कि सारी गलती मेरी है, मैंने यहाँ पर उसकी मॉम बनने का हक हमेशा के लिए उसे छीन लिया था और अपने खुद के बच्चे को ही मार दिया था। आखिर मैं इतना ज़्यादा ब्रूटल कैसे हो सकता हूँ। एंड रोते रोते यहाँ पर वो नीचे ही गिर जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हान चला जाता है एक जगह पर, जहाँ पर उसे आखिरी लेटर वो भी जेनी के थ्रू लिखा हुआ मिलता है। एंड यहाँ पर वो उस लेटर को पढ़ने लग जाता है, जहाँ पर जेनी को पता होता है कि वो उस लेटर को तभी पढ़ेगा जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगी। एंड उसने इस लेटर में वही लिखा हुआ होता है कि तुम्हें लेटर तब मिलेगा जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। एंड यहाँ पर उसने अपने दिल की सारी बातों को लिखा होता है। उसने उस दिन के बारे में लिखा होता है जहाँ पर एक ओरिजिनल वेडिंग ऑर्गेनाइज की गई थी उसके लिए और जीहू के लिए, जहाँ पर वो सपना जेनी का था शुरुआत से ही। एंड यहाँ पर उनकी खुद की जो वेडिंग फ़ोटो होती है वो फ़ोटोशॉप थी, आज तक उन्होंने वेडिंग की कोई फ़ोटोज़ ली ही नहीं थी। जो यहाँ पर जेनी अपनी लाइफ में करना चाहती थी हान के साथ में, वो हान कर रहा होता है जीहू के साथ में। साथ साथ यहाँ पर उसने उस दिन के बारे में भी लिखा हुआ था जहाँ पर जेनी रस्से से बच जा रही थी, तब उसके सर पर यहाँ पर बास्केटबॉल लगने वाला था, बट यहाँ पर हान ने आकर उसकी जान को उस समय बचाया हुआ था। यहाँ पर वो उसे लिख रही होती है कि मुझे यहाँ पर तुमसे ज़रा सा भी हेट नहीं है, क्योंकि पहले वाला हान एकदम अलग हुआ करता था। एंड हमें यहाँ पर उस दिन के बारे में भी दिखाया जाता है और बताया जाता है जिस दिन यहाँ पर जेनी कुछ ज़्यादा बीमार थी। उस दिन पूरी रात यहाँ पर वो अपनी उसे पाँव में लेकर बैठा था, उसका पूरा ध्यान रख रहा था। लेकिन आगे जेनी ये भी एड ऑन करते हुए लिखती है कि अब जाकर मुझे समझ आ रहा है कि ये सब कुछ बस एक दिखावा था, बस एक फेक लव था जो कि मुझे सीरियस लग रहा था। मुझे यहाँ पर पहले ही समझ जाना चाहिए था और तो यहाँ पर तुम्हें छोड़ देना चाहिए था, ताकि मेरी लाइफ भी पीसफुल हो सकती और तुम्हारी लाइफ भी जीहू के साथ में पीसफुल हो सकती। यहाँ पर वो सारे लेटर को पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था। साथ साथ यहाँ पर जेनी उस लेटर को एक एनवेलप के अंदर डाल देती है
और उसके साथ में एक रिंग भी डाल देती है। जिसके बाद में यहाँ पर जैसे उसके हाथों से उस एनवेलप और वो लेटर गिरता है, तब जाकर यहाँ पर उसे वो रिंग नज़र आती है। फिर यहाँ पर वो और भी ज़्यादा रोने लग जाता है और भी ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाता है। ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले लिया था, मुझे लगता था कि तुम कितनी काइंड पसंद हो, जो जब भी यहाँ पर मुझे माफ़ कर सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर उसे जेनी अपने सामने नजर आने लग जाती है, जहाँ पर वो टेबल पर खाना सर्व कर रही थी। एंड यहाँ पर वो बैठे बैठे पूरा टाइम हान का इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार करते करते वो सो गई थी। एंड ऐसा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि हर दिन हुआ करता था। हान यहाँ पर घर पे आता ही नहीं था क्योंकि वो जीहू के साथ जो रहा करता था। एंड यहाँ पर हर दिन वो मेहनत से जो खाना बनाती थी उसे वो सारा खाना डस्टबिन में फेंकना पड़ता था। इन सारी चीज़ों को देखकर यहाँ पर वो और भी रोने लग जाता है। ये सोचते कि न जाने ऐसे कितने मंथ मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ इस तरीके से व्यवहार किया होगा, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे आज तक कुछ भी नहीं कहा। दूसरा यहाँ पर वो उसके टेक्स्ट मैसेजेस को पढ़ने लग जाता है, जहाँ पर हर दिन हर समय वो उसे टेक्स्ट किया करती थी, लेकिन उसे परेशान नहीं करने के लिए बल्कि उसका ध्यान देने के लिए कि आखिर तुमने टाइम से लंच खाया या नहीं खाया, तुम घर कब आने वाले हो, ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए चीज़ें प्रिपेयर कर रखूँ। यहाँ पर उसे उन सारी चीज़ों का बहुत रिग्रेट हो रहा होता है कि उसने इन सारी चीज़ों का तब वैल्यू नहीं किया जब जेनी वहाँ पर रहा करती थी, लेकिन यहाँ पर उसे उन सारी चीज़ों की वैल्यू अब समझ आ रही है। एंड यहाँ पर वो गॉड से यही प्रे कर रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ यहाँ पर जेनी बस एक बार वापस आ जाए, मैं यहाँ पर दुनिया की सारी खुशियों से देकर रहूँगा। इतने में यहाँ पर घर पर किसी आने की आहट उसे आती है तो वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जेनी होगी, बट वो जेनी नहीं बल्कि यहाँ पर वो उसका डॉक्टर फ्रेंड होता है। एंड यहाँ पर वो डॉक्टर आकर उसे रिपोर्ट देने लग जाता है, जहाँ पर हान को उस दिन के बारे में याद आता है जब यहाँ पर उसने जेनी से उस ब्लड डोनेशन को देने के लिए कहा था। आखिर वो कितना ज़्यादा जेनी के साथ में ब्रूटल था। फिर हम वापस यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो उसके पैरों में गिर जाता है और उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज़ प्लीज़ कह दो कि ये सब कुछ बस एक झूठ है एंड यहाँ पर जेनी मुझे पनिश करने के लिए सब कुछ कर रही है। एंड यहाँ पर वो सचमुच जिंदा है, सचमुच यहाँ पर वो कहीं पर तो रह रही है, मुझे बिना बताए, ताकि मैं यहाँ पर सफ़र कर पाऊँ। इसके बाद में यहाँ पर डॉक्टर उसे एक रिपोर्ट देने लग जाता है एंड कहता है कि तुम्हारी वाइफ सचमुच इस दुनिया में नहीं है एंड ये कोई फेक रिपोर्ट नहीं है। एंड यहाँ पर वो उस ऑपरेशन थिएटर की फाइनल सीसीटीवी फुटेज को दिखा रहा होता है कि तुम्हारी वाइफ के आखिरी शब्द और आखिरी समय था जहाँ पर वो अपने आखिरी टाइम पे भी तुमसे मिलना नहीं चाहती थी और वैसे तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए विश कर रही थी। इन सारी चीज़ों को देख कर यहाँ पर वो बहुत डिवास्टेट हो गया था। साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्टर बताने लग जाता है कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गलती मैंने यही किया था कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी बातों में आकर तुम्हारी वाइफ का ऑपरेशन कर दिया था, लेकिन मैं अब यहाँ पर अपने कर्मों की सज़ा भुगत कर जाऊँगा। एंड मैंने खुद के खिलाफ यहाँ पर पुलिस में रिपोर्ट कर दी है, जहाँ पर मेरा लाइसेंस कैंसिल होने वाला और मैं जेल में जाने वाला हूँ, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है। एटलीस्ट मैं यहाँ पर अपनी सज़ा तो काट कर आऊँगा और एक बेटर पर्सन बनकर दिखाऊँगा। फिर यहाँ से वह चला जाता है, जहाँ पर हान वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर होती है जीहू, जो कि एक लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर देती है एंड सभी के सामने अपनी बहन की फोटोग्राफ को दिखाते हुए बोलने लग जाता है कि मेरी बहन है। एंड यहाँ पर मेरी बहन बचपन से मुझे नहीं पसंद किया करती थी, वो मुझसे बात तक नहीं करती है और ना ही मुझे यहाँ पर अपने आप को टच करने देती है। और यहाँ पर मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से 2 शब्द बात क्या कर ली, वो यहाँ पर घर छोड़कर चली गई है और मुझ पर ढेर सारा इल्ज़ाम लगा कर गई है। सभी लोग यहाँ पर जेनी के खिलाफ ढेर सारे बुरे कमेंट्स पास कर रहे होते, लेकिन इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देखते हुए वहाँ पर हान आ जाता है अपने गार्ड के साथ में, जहाँ पर गार्ड जीहू को पकड़ लेता है। एंड यहाँ पर हान सभी के सामने कन्फेस करने लग जाता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ये जेनी की बहन है, ये बात तो सच है, लेकिन यहाँ पर इसने जो भी बातें कही है वो सब कुछ झूठ है। असल में मेरा और जीहू का अफेयर चल रहा था एंड मैं सबसे बड़ा स्कम्बक निकला जिससे यहाँ पर जेनी को बहुत अनफेयरली ट्रीट किया है। मैंने यहाँ पर जेनी को अपनी वाइफ होते हुए भी जीहू को प्रायोरिटाइज किया है। जब यहाँ पर जेनी को 40 डिग्री बुखार था तब मैं यहाँ पर जीहू के साथ था लंच करने के लिए और मैंने यहाँ पर उसका साथ नहीं दिया था। एंड यहाँ पर वह नील डाउन करने लग जाता है, जहाँ पर हमें पास की वो बात दिखाई भी जाती है। यहाँ पर जेनी ने उसे कॉल भी किया था, लेकिन यहाँ पर जीहू के कहने पर वो जेनी के पास नहीं जाता है। ये बोलते कि 40 डिग्री तो बुखार है, तुम यहाँ पर ड्राइवर को बुला लो, वो तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चला जाएगा। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर हमें उस समय के बारे में भी बताया जाता है जहाँ पर वो लोग ऑफिस से बाहर निकल रहे थे एंड यहाँ पर बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी। तब यहाँ पर हान जीहू को लेकर गया था एंड जेनी को उसने पूरा रास्ता भिगा कर लाया हुआ था। बस इतना ही नहीं, जब यहाँ पर वो लोग ट्रैकिंग के लिए हिल्स पर गए थे तब यहाँ पर उसने जीहू का साथ दिया था और जेनी को वो अकेला ऊपर ही छोड़ कर आ गया था। जैसे वो लोग यहाँ पर नीचे उतरे थे, जेनी का पैर तक यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया था। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर
जी उसे कह रही होती कि प्लीज़ मुझे पता है कि मेरी गलती है, लेकिन इस तरीके से बकवास बातें करना बंद करो। एंड यहाँ पर हान उसे ढकेल देता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि क्यों, अब यहाँ पर सच तुम्हें कड़वा लग रहा है और यहाँ पर मेरे घर से अभी क्या भी निकल जाओ, वापस अपनी शक्लें दिखाना नहीं। एंड मैं तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर पुलिस में कंप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ को इतना ईजिली गुजरने नहीं दे सकता। जिसके बाद में यहाँ से वो चला जाता है। जीहू बहुत चिल्ला रही होती है, बट वो उसकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनता। जिसके बाद में हम यहाँ पर हान को देखते हैं जिसने अपनी नस को काट ली होती है। एंड यहाँ पर वो हॉस्पिटल में था जहाँ पर नर्स उसकी देखभाल कर रही थी। इतने में धीरे धीरे यहाँ पर वो होश में आने लग जाता है। नर्स से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि तुम क्या यहाँ पर कुछ कहना नहीं चाहोगी, तुम क्या मुझे अभी भी देखकर बुरा नहीं फील कर रही हो जिस तरीके से मैं सफ़र कर रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ पर मुझे मेरी वाइफ के बारे में बता दो। नर्स यहाँ पर उससे इरिटेट हो गई होती है, कहती कि अब तो पूरे हॉस्पिटल को तुम्हारे करतूत पता है, तुम्हें पता भी है कि आखिर तुम्हारी वाइफ कितना ज़्यादा सफ़र कर रही थी। एंड उस समय यहाँ पर तुम अपने लवर के साथ में थे, तुम जैसे इंसान को तो जिंदा भी नहीं रहना चाहिए। दूसरा यहाँ पर हान कहने लग जाता है कि प्लीज़ अगर वह जिंदा है तो मैं उसे वापस डिस्टर्ब नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं रोज़ प्रे करता रहा हूँ कि गॉड मेरी लाइफ ले ले और उसे एक बार फिर से जीवित कर ले तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन अभी तक ना मैं उसके फ्यूनरल पर जा पाया हूँ और ना ही मुझे उसके एशेस मिले और ना ही बॉडी दिखी है, तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि वो अभी भी जिंदा है। और यहाँ पर वो उसके पैर पर गिर पर उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि मुझे पता है वो जिंदा है। इतने में यहाँ पर वो नर्स उसे बताने लग जाती है कि यहाँ पर तुम्हारी वाइफ ने डोनेशन करने से पहले यहाँ पर इस एग्रीमेंट को साइन किया हुआ था, जिस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर उसे एक लैबोरेटरी में ले जाया जाएगा और एक कैप्सूल में डाला जाएगा और ये एक कैंसर का ट्रीटमेंट है। अब ये एक्सपेरिमेंट काबिल होगा या फिर नहीं, ये बात हम में से किसी को भी नहीं पता है। अगर ये एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव निकलता है तो तुम्हारी वाइफ जिंदा होगी और उसका कैंसर भी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ये एक्सपेरिमेंट नेगेटिव निकलता है तो तुम अपनी वाइफ को हमेशा हमेशा के लिए खो बैठोगे। जिसके बाद में यहाँ पर हान भागते हुए रिसर्च सेंटर पहुँच जाता है। गार्ड्स यहाँ पर उसे जाने नहीं देते हैं। इतने में यहाँ पर टेलीविजन में जनी को दिखाया जा रहा था जहाँ पर जनी का इंटरव्यू चल रहा था। एंड यहाँ पर जनी अपनी लाइफ के बारे में बताया जा रही थी कि उसके पास जीने के लिए बस 3 दिन बचे हैं, इसलिए वो अपने आप को इस लेबोरेटरी को सौंप रही है ताकि यहाँ पर वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो सके। भले वो रिजल्ट नेगेटिव आए तो भी क्या हुआ, कम से कम यहाँ पर वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होकर जाएगी जहाँ पर साइंटिस्ट को और भी ज़्यादा रिसर्च करने में हेल्प मिलेंगी। रिपोर्टर्स यहाँ पर उसे पूछने लग जाते कि जाने से पहले आप अपने लव वन से कुछ कहना नहीं चाहेंगी। एंड यहाँ पर जनी कहते कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर वो कैप्सूल में चली जाती है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जीहू को जो कि यहाँ से भाग रही होती है अपने लगेज को लेकर, लेकिन यहाँ पर लोग उसे देखते ही पहचान जाते हैं और उसके ऊपर अंडे और सड़े हुए टमाटर फेंकना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो कैसे तो कर कार के अंदर बैठ जाती है, बट अभी भी सभी लोग कार के ऊपर जोर से पत्थर मार रहे होते हैं। एंड यहाँ पर वो रोते हुए हान को कॉल लगा लेती है और सारी बातें बताने लग जाती है, ये कहते हुए कि मैं एक वुमेन हूँ, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं सचमुच मर जाऊंगी। हान कहते कि बहुत अच्छी बात है, जेल में से जाने तो अच्छा है तुम मर ही जाओ। एंड यहाँ पर वो समझ जाती कि अब यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, जिस वजह से यहाँ पर वो गलती से अपने एक्सीलेटर को कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से प्रेस कर देती है। एंड यहाँ पर उसकी गाड़ी की तकरार एक ट्री से हो जाती है जहाँ पर उसकी हालात बहुत ही सीरियस हो जाती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर हान को देखते हैं जो कि दिन रात उसी एक्सपेरिमेंट यानी कि रिसर्च सेंटर के बाहर बैठा हुआ होता है। यहाँ पर ढेर सारे साइंटिस्ट आते जाते रहते हैं जहाँ पर उनकी नज़र हान पर जाती है। एंड अब यहाँ पर हान की स्टोरी तो वायरल हो चुकी थी जहाँ पर उन सभी को पता था कि वो अपनी वाइफ का यहाँ पर वेट कर रहा है, लेकिन दिन रात यहाँ पर वो कुछ खाया भी नहीं करता था, जिस वजह से एक रात यहाँ पर वो बेहोश ही हो जाता है। एंड यहाँ पर डॉक्टर उसे लेकर अपने कैबिन में आ जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपनी वाइफ के बारे में पूछा जा रहा था। डॉक्टर यहाँ पर उसे समझा रहे होते कि देखो तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस रिसर्च सेंटर में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो अपनी पूरी कोशिश करते अपने एक्सपेरिमेंट को पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। एंड यहाँ पर हम 60% गारंटी तो दे ही सकते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इनफ फंड्स नहीं है जहाँ पर हम इस एक्सपेरिमेंट को आगे तक बढ़ा सके। इतने में यहाँ पर हान कहने लग जाता है कि मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, शेयर्स है, कंपनीज़ है, वो सब कुछ मैं यहाँ पर आप सभी के नाम पर कर दूँगा, लेकिन प्लीज़ यहाँ पर मेरी वाइफ को बचा लीजिए। वो यहाँ पर उसे लास्ट टाइम पूछे कि तुम पक्का श्योर हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यहाँ पर हान अपने डिसीजन को लेकर 100% श्योर होता है। जिसके बाद में यहाँ पर साइंटिस्ट भी अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो उसे वार्निंग दे देते हैं कि इस काम में यहाँ पर 20 साल भी लग सकते हैं, 30 साल भी,
और न जाने यहाँ पर 50 साल भी लग जाए। इसके बाद में यहाँ पर हान हमेशा से वहाँ पर इंतज़ार करता आया है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 मंथ नहीं, 1 ईयर नहीं, बल्कि यहाँ पर पूरे 50 ईयर्स उससे वहीं पर गुजारे हुए हैं। जहाँ पर अब तो उसके बाल भी सफ़ेद हो गए थे, अब वो ओल्ड मैन जैसा बनने भी लग गया था। एंड यहाँ पर वो एक रोज़ के साथ और उस टेडी बेयर के साथ, जो कि यहाँ पर उसे जेनी ने दिया, कॉन्स्टेंटली वहीं पर खड़ा रहता है। खुद साइंटिस्ट भी यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आखिर मेरे डैड ने इसे यहाँ पर लास्ट टाइम खड़ा हुआ देखा था और मेरे डैड ने यहाँ पर इसकी कहानी के बारे में बताया था। फिर जिसके बाद में हम यहाँ पर फाइनली 50 ईयर्स बाद जेनी को देखते, जो कि एकदम अभी भी यंग वुमन जैसी दिख रही होती है। एंड यहाँ पर वो सभी रिपोर्टर्स के सामने आ जाती है, जहाँ पर ढेर सारे रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर रिपोर्टर्स उससे पूछने लग जाते कि एक्सपेरिमेंट के मुताबिक आप यहाँ पर अपनी सारी मेमोरीज को लूज कर देंगी, इसके बाद भी यहाँ पर आपने एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने का क्यों सोचा। जेनी यहाँ पर कहने लग जाते कि मुझे मेरे पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं याद है, लेकिन मुझे अपने आप पर इतना तो भरोसा है कि मैंने अगर इस डिसीजन को लिया होगा तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, जहाँ पर मैं अपनी पास्ट लाइफ को हमेशा के लिए भुला देना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर अपने फ्यूचर और अपने प्रेजेंट को लेकर बहुत खुश हूँ। ये सारी बातें यहाँ पर हन सुन रहा होता है। एंड यहाँ पर उसे पास की बात याद आ रही थी, जहाँ पर उन दोनों के दिन बहुत लवेबल कपल जैसे जा रहे थे। एंड जेनी ने यहाँ पर उसे प्रॉमिस किया था कि वो हन को कभी नहीं भूल सकती है। साथ साथ यहाँ पर रिपोर्टर्स उस इंसान के बारे में बताते हैं जिसने यहाँ पर अपने सारे एसेट्स बेच दिए ताकि ये एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सके। इतने में यहाँ पर वो इंसान यानी कि हान नीचे गिर जाता है। जेनी यहाँ पर उसके पास चली जाती है और उसके नाम को पुकारती है। हान को समझ आ जाता है कि वो उसे भूली नहीं है। जेनी कहते कि माफ़ करना, मैं आपको जानती नहीं हूँ, लेकिन आपका नेम टैग यहाँ पर आपके कपड़ों पर है, इस वजह से मैं आपके नाम को जानती हूँ। इतने में यहाँ पर वो उसे हाथ मिलाने लग जाती है, उसे थैंक यू बोलते हुए। और तो यहाँ पर हान को वो हर एक मेमोरी वापस आने लग जाती है और उसे उम्मीद थी कि जेनी उसके पास वापस आ सकती है। लेकिन इतने में यहाँ पर लीन आ जाता है, जहाँ पर जेनी लीन को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है और लीन कोई और नहीं बल्कि उसका फियांसे होता है। इसके बाद में यहाँ पर लीन प्राइवेटली हान को एक वेडिंग रिंग दिखाने लग जाता है और उसे सजेशन मांगता है कि यही सबसे बड़ी रिंग मुझे यहाँ पर स्टोर में दिखी, जो कि मैंने यहाँ पर जेनी के लिए ढूंढ ली। एंड यहाँ पर हान को उस पल के बारे में याद आने लग जाता है जहाँ पर उसने जेनी के लिए एकदम चीप सी रिंग लाई हुई थी। फिर हम फाइनली यहाँ पर एक अच्छे दिन को देखते हैं जहाँ पर जेनी ने मूव ऑन कर लिया था। एंड यहाँ पर उसकी और लीन की वेडिंग होती है, जहाँ पर लीन ने स्पेशल गेस्ट के तौर पर हान को भी बुलाया हुआ था। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। इतने में यहाँ पर लीन अपने स्पेशल गेस्ट को बुलाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये मिशन पॉजिटिव हो पाया है और इसका रिजल्ट इतना अच्छा आ पाया है। इतने में यहाँ पर हान वहाँ पर आ जाता है, जो उसे बुके देता है। एंड यहाँ पर लीन से कहने लग जाता है कि मैंने यहाँ पर अपने सबसे प्रीशियस पर्सन को खोया है और मैं नहीं चाहता कि तुम वो गलती वापस दोहराओ, इसलिए प्लीज़ यहाँ पर जेनी को खुश रखना। सभी लोग सोच रहे थे कि आखिर ये ओल्ड मैन ऐसे की बातें कर रहा है। जिसके बाद में यहाँ से वो जाने लग जाता है और तो यहाँ पर जेनी और लीन एक दूसरे को किस करने लग जाते और वहाँ से हान जा रहा होता है। एंड यहाँ पर वो एक रिंग को पहन रहा था और वह वही रिंग थी जो कि जेनी यहाँ पर उसके लिए छोड़ कर गई थी। और उस रिंग को पहनने के बाद यहाँ पर वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जहाँ पर जेनी की ज़िंदगी की न्यू शुरुआत होती है तो फिर हान की ज़िंदगी की यहीं पर एंड होती है और ये ड्रामा इसी के साथ यहीं पर ख़त्म हो जाता है।